स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर्स के बारे में जो माइक्रो प्रोसेसर में प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास कपड़े होते हैं, लेकिन कपड़े में बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, जैसे इंडियन, वेस्टर्न, जीन्स, कुर्ती, पजामा, टॉप वगैरह वगैरह, ऑल दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स, लेकिन होती उनकी कैटेगरी क्या है? क्लोथ्स। ठीक उसी तरह से रजिस्टर्स के अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसके अंदर हमारे तीन जो कैटेगरीज है मैन, दैट वाज एएलयू, रजिस्टर्स, कंट्रोल एंड टाइमिंग, और हमारी जो बस होती है वो दैट इज डेटा बस एंड कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। पर इन सब में अगर मैं बोलूं कि कैटेगराइजेशन करना है, तो सबसे ज्यादा जो वैरायटी है ऑफ कैटेगरीज जिनके काम के हिसाब से डिवीजन होता है, वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं रजिस्टर्स में। तो हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं, सबसे पहले उनका काम हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपने पहले मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, रजिस्टर्स का काम होता है टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करना। यानी माइक्रो प्रोसेसर में खुद की मेमोरी तो नहीं होती, तो उसको एक टेम्परेरी स्पेस चाहिए जहां पे वो डेटा को स्टोर कर सके, ताकि वो उस पर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके और फिर से उस डेटा को वो मेमोरी में सेंड कर सके। तो इस पर्टिकुलर जो रजिस्टर्स है, इन सब का काम एक स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो दैट इज स्टोरिंग डेटा टेम्परेरीली। तो इसमें कौन सी कैटेगरी के इंस्ट्रक्शंस या फिर कहूँ कि जो डेटा है वो आ सकता है? तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो हम लोग कमांड्स देते हैं प्रोसेसर को, वेरियस टाइप ऑफ कमांड्स फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, एंडिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ कमांड्स। उसी के साथ जो एड्रेस होते हैं वो भी रजिस्टर्स में स्टोर किए जाते हैं। उसके अलावा कैरेक्टर्स एंड डेटा, तो जिस डेटा पे आप ऑपरेशन करते हैं वो भी इन रजिस्टर्स की मदद से ही प्रोसेसर में स्टोर किए जाते हैं। अब अगर मैं कहूं कि हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी जनरल कैटेगरी में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो इसको मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स का काम क्या है? सिर्फ उनका काम इतना है कि जब भी कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए जो डेटा रखना होता है, जिस डेटा पे हम ऑपरेशन करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो जो डेटा है वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो नाम में स्पेशल आ गया है, मतलब इनको कोई स्पेसिफिक काम के लिए चूज किया जाता है, ये स्पेशल काम के लिए चूज किया जाता है। तो इन रजिस्टर्स के अंदर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, बस फर्क इतना होता है कि जब जनरल पर्पस कहा जाता है, तो जनरल पर्पस में अगर मैं एक रजिस्टर को डिफाइन करूं या उसके जितने भी ग्रुप में रजिस्टर से डिफाइन करूं, सबको उनका काम एक ही होगा, यानी स्टोरिंग डेटा टेम्परेरीली। वाइल अगर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की बात करें, तो हर एक रजिस्टर के पास इंडिविजुअली खुद का अलग काम होता है। अब यहाँ पे हम जो मेन कैटेगरी है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में पाई जाती है, तो उसकी कैटेगरी में कौन कौन से रजिस्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला होता है एक्यूमुलेटर, फिर है प्रोग्राम काउंटर, फिर होता है स्टैक पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड MAR एंड MBR। तो ये जो सारे रजिस्टर्स है, ये हम इस वीडियो में आज एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक पर्टिकुलर रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है और ये सारे रजिस्टर्स क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स का जो काम होता है दैट इज नॉट फॉर स्टोरिंग एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर कोई डेटा कभी स्टोर नहीं किया जाता। तो उनका काम क्या है आखिर? इनका काम सिर्फ इतना है कि ऑपरेंड्स और एड्रेस को वो स्टोर करता है एट द टाइम ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एट दैट टाइम ओनली ये रजिस्टर्स एक्शन में आते हैं, इनके अंदर डेटा लिया जाता है एंड देन इस पे जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे परफॉर्म करेंगे और वापस सारा डेटा मेमोरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंस की है वो ये है कि ऑपरेंड और एड्रेस, ये जो इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं उनकी साइज हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है।
जैसे कि अगर हम 8085 की बात करें तो 8085 8 बिट का प्रोसेसर है, तो उसमें जो जितना भी डेटा है वो यूजुअली 8 बिट का होगा, पर जो उसका एड्रेस है दैट इज ऑलवेज 16 बिट एड्रेस। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि जो एड्रेस है वो 16 बिट का है, वाइल जो डेटा है वो सिर्फ 8 बिट का है। यहाँ पे एक सर्टेन रेंज में कभी कभी 16 बिट का डेटा भी यूज किया जा सकता है, यानी यहाँ पे एड्रेस हमेशा फिक्स रहेगा कि हमेशा एड्रेस 16 बिट का ही रहेगा, उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। बट जो डेटा है वो दोनों वेरिएबल फॉर्म में अवेलेबल होगा, 8 बिट का डेटा भी हो सकता है एंड सर्टेन कंडीशंस में 16 बिट का भी डेटा यूज कर सकते हैं। अब हमारे जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है उसमें अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है एक्यूमुलेटर। तो जिस तरह से अगर आप कोई क्लास में पढ़ते हैं, हर एक क्लास का मॉनिटर होता है जो हर एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेटिव काम करता है। अगर कोई स्टूडेंट को टीचर को इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम अपने सीआर को पकड़ते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब भी प्रोसेसर में कोई ऑपरेशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर एक्यूमुलेटर होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो एक सोर्स रजिस्टर हमेशा एएलयू के लिए एक्यूमुलेटर ही होगा। यानी सपोज आप एडिशन कर रहे हैं प्रोसेसर के अंदर, तो एक आप जनरल पर्पस रजिस्टर में डेटा रख देंगे जैसे 5, और अगर मैं कहूँ कि आपको 5+3 करना है तो कंपलसरी अगर आपने 5 एक जनरल पर्पस रजिस्टर में पुट किया है, जो नेक्स्ट डेटा है 3 वो आपको कंपलसरी एक्यूमुलेटर में ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है जो 8085 के, उनके अंदर जो जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के इंस्ट्रक्शंस है उनके अंदर जो फॉर्मेट है वो इसी तरह से बनाया गया है कि कंपलसरीली हमें एक्यूमुलेटर इंक्लूड करना ही पड़ता है। तो रीजन एक ये हो गया। इसके अलावा हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने कहा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे तो जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनका जो रिजल्ट आएगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 5+3 करना है हमें, तो आंसर 8 है। अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि क्या वो आंसर हम अपने हिसाब से किसी रैंडम रजिस्टर में पुट कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, आंसर बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। अगेन ये इसलिए है क्योंकि इंटरनल वायरिंग की जाती है, जब प्रोसेसर को बनाया जाता है तब उसके अंदर इस तरह से वायरिंग की जाती है। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो एक्यूमुलेटर है इसकी साइज की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी प्रोसेसर के अंदर अगर मैं कहूँ कि एक्यूमुलेटर का साइज क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेसर की जितनी भी वर्ड साइज होती है तो उतना ही साइज एक्यूमुलेटर का होता है। तो आप अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वर्ड साइज क्या होता है, राइट? सो अगर आप अपने पीसी को अगर ओपन करेंगे और पीसी इन्फो में जाएंगे तो वहां पे आपको एक चीज देखने मिलेगी, वहां पे लिखा होता है 64 बिट प्रोसेसर। ये 64 बिट क्या होता है? दैट इज द वर्ड साइज ऑफ योर प्रोसेसर। यानी आपका जो पीसी या लैपटॉप है उसके अंदर जो प्रोसेसर है जो 64 बिट का शायद होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ, अगर 64 बिट का नहीं होगा तो मे बी 128 बिट का होगा या तो 32 बिट का होगा। तो ये जो साइज होती है ये प्रोसेसर की बिट साइज है या वर्ड साइज है। इसका मतलब है कि प्रोसेसर उस पर्टिकुलर सेट यानी उतने पर्टिकुलर बिट के डेटा को एक टाइम पे यूज कर सकता है या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो अगर कोई प्रोसेसर में 64 बिट का हमारा प्रोसेसर का वर्ड साइज है तो एक्यूमुलेटर भी 64 बिट का ही होगा। जिस तरह से हमारा 8085 8 बिट का होता है तो उसमें एक्यूमुलेटर की साइज भी 8 बिट की होती है। और यूजुअली जो हमारा एक्यूमुलेटर है उसे ए से डिनोट किया जाता है, दैट इज ए फॉर एप्पल, उसी तरह से ए फॉर एक्यूमुलेटर। अब जो हमारा नेक्स्ट रजिस्टर है दैट इज स्टैक पॉइंटर। तो बिफोर गोइंग डीप कि स्टैक पॉइंटर क्या होता है मैं आपको स्टैक समझा देती हूँ। तो अगर आपने कभी जत्थे के बारे में सुना होगा, अगर आप किसी चीज को पाइल अप करते हैं यानी एक के ऊपर एक किसी चीज को अरेंज करते हैं तो एक बहुत बड़ी सी एक बोलते हैं ना सीक्वेंस हो जाएगी वर्टिकल जिसमें चीजें पड़ी है, तो उसे एक्चुअली स्टैक कहा जाता है। तो स्टैक कोई एकदम टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये आपको जनरल इंग्लिश में भी मिल जाता है। यहाँ पे फिलहाल स्टैक में क्या होता है कि हम एक एरे बनाते हैं जिसमें लास्ट इन और फर्स्ट आउट मैनर का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ओके, सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। तो आप अज्यूम कर लीजिए ये एक मेमोरी है मेरी। इस मेमोरी की सबसे पहले तो मुझे साइज पता होनी चाहिए कि ये मेमोरी कितनी साइज की है।
तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ये जो मेरी मेमोरी है दैट इज ए 64 किलोबाइट्स मेमोरी। ये मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है ना दैट इज 40H एंड 4FH, दिस इज ए 60 बिट एड्रेस। तो अगर आप 16 बिट का कोई होल एड्रेस लेते हैं तो दैट इज 2⁻16। ये हमने फॉर्मूला एक वीडियो में डिस्कस की है, अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2⁻16 करते हैं तो दैट इज 64 KB। तो फिलहाल ये मेरी मेमोरी जो है 64 KB की मेमोरी है। अब इसमें सबसे पहले मुझे अगर स्टैक डिफाइन करनी है तो यहाँ पे हमारे पास कोई रूल नहीं होता है कि स्टैक आप कहाँ चूज करेंगे। मेमोरी आपकी है, आपको जहां पसंद है वहां आप सामान रख सकते हैं घर के अंदर, ठीक उसी तरह से मेमोरी में भी आप जहां चाहे स्टैक डिफाइन कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट यानी जब आप प्रोसेसर को चालू करते हैं हमारा स्टैक लास्ट लोकेशन यानी जो 4F होते हैं, हमारी लोकेशन FFFFH है, वहां से स्टैक डिफाइन करना चालू करता है। उसके ऊपर आप जितना डेटा भरेंगे उतनी आपकी बड़ी स्टैक होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन अज्यूम करती हूँ, जो मेरा डेटा है 44H, वो मेरी मैक्सिमम लिमिट है स्टैक की, तो वो एड्रेस है F3FFH। तो ये जो मेरा एड्रेस है मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है, यानी लास्ट लोकेशन स्टैक की जहां पे मैंने डेटा भरा है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो हमारा जो स्टैक पॉइंटर है ना उसके अंदर ये एड्रेस स्टोर होता है, यानी जो लास्ट लोकेशन है स्टैक की जहां पे आपने सबसे लास्ट में डेटा डाला है वो हमारे स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी ये जो मेमोरी है इसके अंदर स्टैक पॉइंटर की लोकेशन क्या होगी, दैट इज F3FFH। अगेन यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने की वो ये है कि जहाँ पे हम लोग स्टैक डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पे जो एड्रेस की लेंथ है, यहाँ पे अगर आप एड्रेस नोटिस करेंगे तो एड्रेस 16 बिट का था, तो जो स्टैक पॉइंटर है उसका भी लेंथ यानी उसका जो बोलते हैं ना एड्रेस साइज कितना होगा, 16 बिट का ही होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की चीज है कि अगर मेमोरी में जितने भी एड्रेस 16 बिट के हैं तो स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट का होगा, क्योंकि उसको उसी के पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर से स्टैक की लोकेशन डिफाइन करनी होती है। इसी के अलावा यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। तो ये लीफो होता क्या है, ये हम फूल पत्ते की बात कर रहे हैं? जी नहीं। लीफो का मतलब होता है कि जब आप डेटा पुट कर रहे हैं मेमोरी में तब आप कैसे पुट करेंगे। तो स्टैक का एक प्रिंसिपल है कि वो जब डेटा पुट करेगा तो वो लास्ट लोकेशन यानी FFF और FFF से चालू करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मेरा लास्ट डेटा जो मैंने पुट किया था दैट वाज 22, फिर उसके ऊपर मैंने डेटा पुट किया दैट इज EF, फिर उसके बाद FF एंड सो ऑन भरते 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 मैं 44H तक गई हूँ डेटा में। तो आप ये मेमोरी में नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब डेटा भरते हैं तो यहाँ पे जब आपने सबसे पहला डेटा डाला था दैट वाज 22H। अब अगर मुझे कोई काम है मेमोरी में स्टैक का और मैं कहूँ कि मुझे 22H डायरेक्टली चाहिए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जो डेटा हमने एंटर करवाया है उसके उल्टे सीक्वेंस से बाहर आएगा, यानी सबसे पहले अगर मेरा 22H अंदर गया है स्टैक के अंदर तो मेरा सबसे लास्ट में मेरा 22H निकलेगा। उसी का उल्टा अगर मैं बोलूँ आपको तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने क्या एंटर करवाया था स्टैक के अंदर, F3FF में मैंने 44H एंटर करवाया है लास्ट में। तो अगर मैं मेमोरी को खाली करूंगी एक के बाद एक तो सबसे पहले बाहर मैं 44H को ही निकाल सकती हूँ। और ये मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये प्रोसेसर का सीक्वेंस होता है। तो अगर आपको नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है तो सॉरी टू से बट इसका आंसर मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि स्टैक पॉइंटर कैसे काम करता है। तो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 44 को मैंने लास्ट में एंटर करवाया है तो सबसे पहले भी बाहर उसी को निकालूंगी। तो इस प्रोसेस में हमारी स्टैक काम करती है। तो ये हो गई हमारी स्टैक पॉइंटर की बात। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो जैसे मैंने मेंशन किया था कि स्टैक पॉइंटर की साइज 16 बिट की है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रजिस्टर होता है दैट इज प्रोग्राम काउंटर। तो नाम में लिखा है प्रोग्राम एंड काउंटर। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम को गिनता है कि आपने मेमोरी में 5 प्रोग्राम रखे हैं कि 6 प्रोग्राम रखे हैं। नहीं, ये प्रोग्राम नहीं गिनता पर डेफिनेटली प्रोग्राम्स की लाइंस गिनता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, प्रोग्राम यानी पीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहते हैं। इसका काम है स्टोर द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। यानी जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आप एक लाइन का तो प्रोग्राम लिखेंगे नहीं, कम से कम 10-15 लाइन का मिनिमम प्रोग्राम होगा अगर आप नौसिखे प्रोग्रामर है। और अगर आप बहुत ही एडवांस प्रोग्रामर है तो आप शायद हजारों लाइन का प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है
कि जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वन बाय वन आपको एड्रेस चाहिए होता है कि इस एड्रेस के बाद मैं कहाँ जाऊं। ऐसा क्यों? सपोज आप कहीं खड़े हो और मैं आपको एक काम दूं कि 5 लोगों के घर पे आप कुरियर दे के आ जाओ, लेकिन अगर मैं आपको एड्रेस मेंशन ना करूं कि किसको पहले देना है, किसको दूसरे नंबर पे देना है, किसको तीसरे नंबर पे देना है, तो आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब अगर कुरियर है तो आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दैट इज फाइन, कोई इश्यू नहीं होगा। बट सोचिए अगर आपने एडिशन का प्रोग्राम लिखा है और उसमें एडिशन की कमांड से पहले कुछ और रन हो गया, जैसे डेटा मूव हो गया, तो एडिशन तो हुआ ही नहीं ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इट इज नॉट ओनली इन 8085, बट आप दुनिया का कोई भी प्रोसेसर, कंट्रोलर या सी प्रोग्रामिंग, आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पे हमारा डेटा यूजली सीक्वेंस में रन होता है। दैट इज एक लाइन के बाद वो दूसरी लाइन पे जाएगा, दूसरी लाइन के बाद वो तीसरी लाइन पे जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है उसे बताने का काम प्रोग्राम काउंटर का होता है। यानी अगर आप फर्स्ट लाइन का इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं तो प्रोग्राम काउंटर उसको पहले से सेकेंड लाइन का एड्रेस लाके देगा कि सेकेंड लाइन यहाँ से रन करनी है, सो दैट हमारा प्रोसेसर, कंट्रोलर या कोई भी कंपाइलर कंफ्यूज ना हो कि उसको नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो आई होप आपको प्रोग्राम काउंटर का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा। तो यहाँ पे सपोज आप एक कोई नया प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है प्रोग्राम काउंटर का, यानी प्रोग्राम रन भी बाद में होगा, पहले प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस आता है कि भाई इस एड्रेस से प्रोग्राम रन करना चालू करो। क्योंकि अगर एड्रेस नहीं देंगे तो वो तो रैंडमली मेमोरी में घूमना चालू कर देगा प्रोसेसर, कहीं पे भी हिट करके। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले एड्रेस लेके आता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस से हमें प्रोग्राम को रन करना है। तो हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक जो बोलते हैं कि हम लोग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन। तो प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन में प्रोग्राम काउंटर के अंदर वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पुट किया जाता है। अब यहाँ पे एक बार जब प्रीवियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट जब लोकेशन पे जाता है तो उसका एड्रेस किसके पास होगा? प्रोग्राम काउंटर के पास। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि कभी कभी आप प्रोग्राम में जंप लेते हैं, यानी सपोज आप प्रोग्राम लिख रहे हैं 100 लाइंस का और अचानक से आप 1 2 3 के बाद अचानक 95 पे चले गए, तो वो अपने आप नहीं होता है, वहां पे एक जंप कमांड होती है। सपोज थर्ड इंस्ट्रक्शन पे जंप कमांड है, तो जब आप जंप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट लोकेशन देनी पड़ती है। ये हम जब प्रोग्राम्स करेंगे ना तब आपको डिटेल में पता चलेगा। तो जब आप नेक्स्ट लोकेशन देते हैं, सपोज मैंने लोकेशन दी 95, तो अगेन यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर नहीं होता तो क्या होता, हमारा प्रोसेसर अगेन 98 95 98 95 85 86 पता नहीं कहाँ चला जाता। तो जैसे थर्ड पे जंप आया, हमारे पास लोकेशन फिक्स थी कि 95 पे जाना है, तो इमीडिएटली प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट लोकेशन 4 के बदले 95 लेगा और वहां से हमारे प्रोग्राम को रन करेगा। तो ये काम होता है प्रोग्राम काउंटर का। यानी अगर कोई भी आप इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं प्रोसेसर के थ्रू, उसके अंदर नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस हमेशा आपको किसके पास मिलेगा? प्रोग्राम काउंटर के पास। तो ये प्रोसेस कब तक चलती है? जब तक आपका कोई भी प्रोग्राम कंप्लीटली पूरा नहीं हो जाता। तो जब तक आपका प्रोग्राम का दी एंड नहीं हो जाता, ये काम प्रोसेसर के अंदर कंटिन्यूसली प्रोग्राम काउंटर करता रहता है। अब इसके बाद हमारे जो रजिस्टर्स है ये आपके थोड़े अनबॉदरिंग रजिस्टर्स है। अनबॉदरिंग इसलिए क्योंकि हम इनके बारे में पढ़ते तो हैं लेकिन आप इन्हें कभी यूज नहीं कर सकते। इनके बारे में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये रजिस्टर्स क्या काम करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो रजिस्टर्स आते हैं दैट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, हमारी जब भी हम मेमोरी के कम्युनिकेशन करते हैं प्रोसेसर के साथ, तो यहाँ पे एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी जब एड्रेस हम लोग डायरेक्ट पूछने जाते हैं, प्रोसेसर एड्रेस पूछने जा रहा है मेमोरी से कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो वो किसकी हेल्प से जाएगा? MAR की हेल्प से। यानी वो डायरेक्ट मेमोरी में नहीं चला जाता, पहले वो MAR में वो एड्रेस फीड करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, फिर MAR उस एड्रेस को मेमोरी में सर्च करती है। तो इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली स्टोर क्यों होती है? क्यों हर एक बार हमें नया एड्रेस चाहिए होता है। तो MAR में हर एक बार जितनी बार प्रोसेसर को मेमोरी से कम्युनिकेट करना है, वो एड्रेस MAR में पुट करेगा और फिर वहां से वो एड्रेस लोकेट करेगा मेमोरी के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी होती है रजिस्टर की, दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर। तो बफर रजिस्टर हमारी बफरिंग वाला नहीं है कि डिले हो रहा है कोई डेटा, बट बफरिंग का मतलब है ये डेटा को स्टोर करने वाले कोई रजिस्टर की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जो हमारे इंफॉर्मेशन होता है यानी जो हमारा डेटा होता है उसे स्टोर करते हैं बिफोर ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर और प्रोसेसर टू मेमोरी। तो दोनों ही केस में जब भी कोई डेटा इधर से उधर हो रहा है तब पहले वो डेटा एमबीआर में एंटर करवाया जाता है और फिर उसको या तो प्रोसेसर में दिया जाएगा या तो फिर मेमोरी में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अगेन ये टेम्परेरीली डेटा स्टोर करता है क्योंकि हर बार डेटा चेंज होता रहता है कंसिस्टेंटली, तो तभी भी हमारा एमबीआर कंटिन्यूसली वर्किंग फंक्शन में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है ये रिसीव भी किया जा सकता है और इसे हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने की है, एमएआर और एमबीआर किससे कनेक्टेड होते हैं। तो एक चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि एमएआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमेशा एड्रेस बस से कनेक्टेड रहेगा, वाइल एमबीआर सिंस डेटा से काम कर रहा है तो इसका कनेक्शन हमेशा डेटा बस के साथ होता है। तो इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो एमएआर है वो यूनिडायरेक्शनल रजिस्टर्स है क्योंकि वहां पे जो कनेक्शन है एड्रेस बस के साथ है तो वो भी यूनिडायरेक्शनल है। वाइल जो डेटा बफर के रजिस्टर है, जो बफर रजिस्टर है वो डेटा बस से कनेक्टेड है तो डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। तो जो ये रजिस्टर है ये भी ड्यूअल साइड में काम कर सकता है तो रजिस्टर भी बाई डायरेक्शनल है। अब इसके साथ हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट अनएक्सेसिबल रजिस्टर्स है उसमें होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के नाम से पता चल जाता है जब भी आप मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं तो डायरेक्टली रन नहीं कर सकता प्रोसेसर, उसको डिकोड करना पड़ता है। जो हमने फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल देखा है ना वो वाला। तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट जब होता है तो सबसे पहले फेच होके कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन, अगेन आप ध्यान रखिएगा मैं डेटा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ, यानी आपने जो कमांड दिया है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एंटर होता है और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग चालू होता है। मैच द फॉलोइंग क्यों? क्योंकि कोड तो आ गया पर उस कोड का करना क्या है, एडिशन करना है, सबट्रैक्शन करना है, एंडिंग करना है, ऑरिंग करना है, कुछ तो करना है भाई। तो अगर प्रोसेसर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम करना है तो वो करेगा क्या, इसलिए पहले मैच द फॉलोइंग चालू होता है कि जब भी कोई कोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में एंटर होता है उसे मैच किया जाता है पर्टिकुलर इनबिल्ट डेटा से कि इस पर्टिकुलर कोड का क्या ऑपरेशन है। फिर वो डिफाइन करने के बाद वो उसको डिकोड करता है एंड देन वो इंस्ट्रक्शन रन की जाती है। इसी के साथ हमारे पास होते हैं टेम्परेरी रजिस्टर। तो ये टेम्परेरी रजिस्टर एक होते हैं या एक से ज्यादा भी होते हैं। तो अगेन ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है जो प्रोसेसर में इनबिल्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि कभी भी अगर उसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत हो तो उसे एक्सटर्नल मेमोरी की हेल्प नहीं लेनी पड़े। तो इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं जब एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उस टाइम पे। तो अगेन ये रजिस्टर्स कभी हमें दिखते नहीं है और इनका एग्जिस्टेंस भी हमें समझ नहीं आता है, बट दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जब हमारे डेटा का स्वैपिंग होता है ना तब यह डेटा एक्सचेंज हो जाता है उस टाइम पे। इसके कुछ एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे ना तो अगर आप कभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे वहां पे एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो एग्जाम्पल है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग ऑफ टेम्परेरी रजिस्टर्स। तो अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस जब अटेंड करेंगे वहां पे मैं एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन समझाऊंगी, तब आप देख सकते हैं कि इस टेम्परेरी रजिस्टर्स के क्या यूज होते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे रजिस्टर्स। तो अगेन आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ हमने कौन से रजिस्टर्स देखे। सबसे पहले हमने देखे जीपीआर दैट इज जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जिनका काम होता है सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम पे डेटा स्टोर करना और उस पर जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करके उसे मेमोरी में डाल देना। उसके बाद हमारे होते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जिसमें एक्यूमुलेटर होता है जो हर बार हमारे जो भी एएलयू ऑपरेशन होगी उसका रिजल्ट स्टोर करेगा और एक ऑपरेंड हमेशा एएलयू में प्रेजेंट होता है। फिर होता है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर हमारी जो स्टैक होती है उसके लास्ट एड्रेस को उसको पॉइंट करके देता है। उसके बाद होता है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का काम है कि हमारी मेमोरी में जो प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं और रन कर रहे हैं उसका नेक्स्ट एड्रेस लाके देना। फिर हमारे पास कुछ होते हैं इनएक्सेसिबल रजिस्टर्स जिसमें एमएआर और एमबीआर है जो एड्रेस बस और डेटा बस से कनेक्शन में होते हैं और एड्रेस और डेटा स्टोर करते हैं बिफोर ट्रांजैक्टिंग और इंटरेक्टिंग विथ मेमोरी। फिर होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और टेम्परेरी रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है और उसको कोड को मैच करता है कि क्या काम करना है, और टेम्परेरी रजिस्टर एक्स्ट्रा स्पेस है जो प्रोवाइड किया जाता है स्पेसिफिकली प्रोसेसर के अंदर ताकि उसको अगर कुछ एक्स्ट्रा जरूरत हो स्पेस की तो वो यूज कर सके।
तो यहाँ पे हमने सारे रजिस्टर्स लगभग डिस्कस कर लिए हैं, एक ही रजिस्टर बाकी है, दैट इज फ्लैग रजिस्टर। वो फ्लैग रजिस्टर जब हम 8085 का आर्किटेक्चर देखेंगे उसके साथ स्पेसिफिकली पढ़ लेंगे। रीजन ये है क्योंकि हर एक प्रोसेसर में खुद का एक फ्लैग रजिस्टर होता है और उसके अंदर उसकी कीज अलग अलग होती है। तो अब जब 8085 का आर्किटेक्चर देखेंगे, उसे एक्सप्लेन करूंगी मैं, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका काम किस तरह का होता है। टिल देन बाय बाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। बाय बाय।